प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 12वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आपने इस कविता का अध्ययन किया होगा और आप जानते हैं कि यह कविता छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी की है। और आप समझ गए होंगे बच्चों कि मैं किस पाठ शीर्षक की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। जी हां बच्चों, आज जिस पाठ शीर्षक पर मैं आपसे वार्ता करने जा रहा हूं वह पाठ शीर्षक आपकी पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड के अंतर्गत संकलित है और उसका शीर्षक है नौका विहार। इस प्रसिद्ध कविता के रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बच्चों, यह अध्याय कुल 3 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में हम नौका विहार का अध्ययन करेंगे। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। बच्चों, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले पंत प्रकृति के प्रति उनके अंदर इतना आकर्षण है, इतना व्यामोह है कि नायिका के लहराते हुए केश भी उनको आकर्षित नहीं कर पाते। ऐसे प्रकृति के चितेरे छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराता हूं। बच्चों, आपके सामने यह छायाचित्र छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख सुमित्रानंदन पंत जी का है। आपका जन्म सन 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ। पंत जी की माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगादत्त पंत था। पंत जी के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही संपन्न हुई और वहीं पर विद्यालय में उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1919 ईस्वी में वे अपने भाई के साथ अध्ययन के लिए काशी आए और राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पंत जी प्रयागराज के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए चले गए। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में प्रतिभाग किया। इस क्रम में उनका अध्ययन भी प्रभावित हुआ। पंत जी ने गहन स्वाध्याय के द्वारा संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन किया। बच्चों, 1916 ईस्वी में पंत जी की प्रथम रचना गिरजे का घंटा आई और तब से लेकर निर्बाध गति से उनकी काव्य यात्रा अनवरत जारी रही और इस क्रम में उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक महत्वपूर्ण कृतियां दी। उनमें प्रमुख है चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्रंथ, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, स्वर्णधूलि, उत्तरा, स्वर्ण किरण, युगपथ आदि। प्रकृति का यह सुकुमार कवि 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रकृति की गोद में विलीन हो गया और इस प्रकार से उनकी काव्य यात्रा उनके निधन से यहीं पर समाप्त हो जाती है। बच्चों, पंत जी को अपनी महत्वपूर्ण काव्य कृतियों के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
लोकायतन पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, चिदंबरा पर 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चाँद पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। थोड़ी सी चर्चा पंत के काव्य के संबंध में बच्चों। प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी के काव्य जीवन का प्रारंभ ही प्रकृति चित्रण से हुआ है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि उनकी प्रारंभिक कृतियों में प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित हुआ है। उनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति को देखकर विभोर हो उठता है। वीणा में कवि स्वयं को एक बालिका के रूप में अत्यधिक सहजता एवं कोमलता से चित्रित करता है। आगे चलकर गुंजन आदि काव्य रचनाओं में पंत का प्रकृति प्रेम मांसल बन जाता है और नारी सौंदर्य का चित्रण करने लगता है। वस्तुतः पल्लव और गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक हो गए हैं और युवा कवि प्रकृति में ही नारी सौंदर्य का दर्शन करने लगता है। लेकिन प्रकृति के इस नारी चित्रण में कवि सदैव एवं सर्वत्र पवित्रता ही देखता है। दार्शनिक स्तर पर पंत जी की काव्य यात्रा के 4 प्रमुख चरण हैं। छायावादी पंत आगे चलकर मार्क्सवाद से प्रभावित होकर प्रगतिवादी रचनाएं करने लगते हैं। उन्होंने रूपाभ नामक प्रगतिशील विचारधारा की पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1942 ईस्वी के पश्चात वे महर्षि अरविंद घोष से मिले और उनसे प्रभावित होकर अपने काव्य में उनके दर्शन को मुखरित किया। चौथे और अंतिम चरण में उन्होंने नव मानवतावादी रचनाएं प्रस्तुत की। आइए बच्चों, आज जिस पाठ पर आपसे वार्ता करने जा रहा हूं उस पाठ के उद्देश्य से आपको अवगत कराता हूं। नंबर 1, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत के मनोरम प्रकृति वर्णन से आपको अवगत कराना। नंबर 2, चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा में किए गए नौका विहार से आपको परिचित कराना। नंबर 3, आप में प्रकृति के प्रति आकर्षण एवं संरक्षण का भाव उत्पन्न करना। नंबर 4, छायावादी कवियों के प्रिय अलंकार मानवी करण अलंकार से आपको अवगत कराना। और नंबर 5, पंत जी के काव्य के माध्यम से आप में कल्पना शक्ति का विकास करना। आज पंत जी की जिस प्रसिद्ध कविता नौका विहार पर आपसे वार्ता करने जा रहा हूं बच्चों, पाठ परिचय के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा उस कविता के संबंध में। ध्यान दीजिए, पंत जी काला काकर राज परिवार के अतिथि थे और उनके आमंत्रण पर गंगा नदी में नौका विहार हेतु जाते हैं। प्रस्तुत कविता पंत जी के काव्य संग्रह गुंजन से अवतीर्ण है। इस कविता में पंत जी ने चांदनी रात में अपनी मित्र मंडली के साथ गंगा नदी में किए गए नौका विहार का अत्यंत ही मनोहारी चित्रण किया है। क्षीण धार वाली गंगा की कल्पना पंत जी ने तनवंगी नायिका के रूप में की है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए पंत जी ने बताया है कि तारों से भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में पड़ती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उस गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। गंगा का तट ऐसा रमणीय लग रहा है मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक अर्थात चांदनी विचरण कर रही हो। इस प्रकार नौका विहार कविता में पंत जी ने प्रकृति का अत्यंत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। आइए बच्चों, नौका विहार कविता के महत्वपूर्ण स्थलों से आपको अवगत कराता हूं। वाचन कर रहा हूं। प्रथम अंश का ध्यान दीजिए। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल पलक अनंत नीरव भूतल सैकत शया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल
तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उड़ पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल लंचल सा नीलांबर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या से आपको अवगत कराता हूं। पंत जी जिस समय नौका विहार के लिए गंगा तट पर पहुंचते हैं, उस समय वहां के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। ज्योत्सना चांदनी, अपलक निर्निमेष बिना पलकों को गिराए, लगातार अनंत आकाश, नीरव शांत भूतल पृथ्वी, चारों ओर शांत स्निग्ध अर्थात प्रेममयी और उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। आकाश टकटकी लगाए लगातार शांत पृथ्वी को देख रहा है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में गंगा रूपी नायिका का चित्रण करते हुए प्रकृति के चितेरे कवि पंत जी कहते हैं, सैकत शया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तनवंगी छरहरे अर्थात दुबले पतले शरीर वाली, श्रांत थकी हुई, क्लांत शिथिल, सैकत बालू। गर्मी के कारण अत्यंत मंद और क्षीण धार वाली गंगा सैकत बालुओं के बीच बहते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है मानो गर्मी से व्याकुल कोई तनवंगी दुबले पतले शरीर वाली छरहरे वदन वाली नायिका दुग्ध धवल दूध जैसी श्वेत शैया पर श्रांत थकी हुई शिथिल और शांत भाव से लेटी हुई हो। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उड़ पर कोमल कुंतल। आगे के पंक्तियों में पंत के प्रकृति वर्णन को देखिए बच्चों। शशि मुख चंद्रमा का मुख, उर हृदय वक्षस्थल, कुंतल केश। गंगा के स्वच्छ जल में झलकता चंद्रमुख, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेलियों पर रखे लेटी हो, और लहरें जो छोटी छोटी लहरें हैं उसके वक्षस्थल पर लहराते कोमल केशों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। नीलांबर नीला आकाश, तारों से भरे हुए नीले आकाश की चंचल परछाई गंगा जल में जब पड़ती है तो उसका वर्णन करते हुए कविवर पंत कह रहे हैं कि मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के बार बार स्पर्श से कांपता हुआ तारों से जड़ा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। आगे की पंक्तियों में देखिए बच्चों कि गंगा रूपी नायिका किस प्रकार से लेटी हुई है और उसकी साड़ी में किस प्रकार से सलवटें पड़ रही हैं। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की रेशमी चांदनी में प्रकाशित वर्तुल टेढ़ी अर्थात बल खाती हुई कोमल लहरें इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं मानो लेटी हुई गंगा रूपी नायिका की रेशमी साड़ी में सलवटे पड़ गई हों। लहरों का जो घात प्रतिघात है उसका चित्रण करते हुए पंत जी कहते हैं
कि वह ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो गंगा रूपी नायिका की रेशमी साड़ी में सलवटे पड़ गई हो। इन पंक्तियों में श्रृंगार की भी और प्रकृति की दोनों की अत्यंत ही अद्भुत व्यंजना कविवर पंत ने की है। एक बार पुनः देखिए बच्चों, चारों ओर शांत प्रेममयी और उज्जवल चांदनी फैली हुई है। आकाश टकटकी लगाए शांत पृथ्वी को देख रहा है। ऐसे मनोहर और निस्तब्ध वातावरण में गर्मी के कारण मंद और क्षीण धार वाली गंगा बालुओं के बीच बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो कोई छरहरे बदन वाली युवती दुग्ध रूपी श्वेत शैया पर थकी, शिथिल और शांत भाव से लेटी हुई हो। गंगा के स्वच्छ जल में झलकता चंद्रमुख ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला अपने चंद्रमुख को उसी के प्रकाश से प्रकाशित कोमल हथेलियों पर रखे लेटी हो और छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर लहराते कोमल केशों। तारों से भरे हुए नीले आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में प्रतिबिंबित होती हुई ऐसी प्रतीत होती है जैसे मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के बार बार स्पर्श से कांपते हुए तारों से भरा हुआ उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की रेशमी चांदनी में प्रकाशित टेढ़ी अर्थात बलखाती और कोमल लहरें ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो लेटने के कारण गंगा रूपी नायिका की रेशमी साड़ी में सलवटे पड़ गई हों। बच्चों, आप इस पूरी कविता में यदि देखेंगे तो पंत जी ने छायावाद के प्रिय अलंकार मानवीकरण का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। मानवीकरण अर्थात जहां कवि प्रकृति में मानवीय भावों का आरोपण करता है उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आप इन पूरी पंक्तियों में देखेंगे तो प्रकृति पर मानवीय भावों का आरोपण होता हुआ हमें दिखाई देता है और इसलिए मानवीकरण अलंकार की इस कविता में प्रमुखता है। ठीक इसी तरह से इसके अगले अंश में भी मानवीकरण अलंकार की व्याप्ति आपको दिखाई देगी। आइए बच्चों, इस कविता के अगले अंश पर आपसे वार्ता करते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आइए बच्चों, इस अंश की व्याख्या से आपको अवगत कराता हूं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। पंत जी जिस बेला में गंगा नदी में नौका विहार के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय का वर्णन करते हुए वह लिख रहे हैं कि जिस समय हमने गंगा नदी में नौका विहार के लिए प्रस्थान किया वह चांदनी रात के प्रथम प्रहर का समय है, प्रथम प्रहर की बेला है और सत्वर अर्थात शीघ्रता से तेजी से गंगा नदी में नौका विहार के लिए हम अपनी नाव को लेकर तेजी से गंगा नदी में आगे बढ़ जाते हैं। पंत जी जब गंगा नदी में आगे बढ़ जाते हैं उस समय वहां से गंगा का तट उनको कैसा दिखाई दे रहा है इसका वर्णन वे आगे की पंक्तियों में करते हुए कहते हैं। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पाले चढ़ी उठा लंगर। सस्मित मुस्काती हंसती हुई, ज्योत्सना चांदनी, लंगर एक लोहे का भारी कांटा होता है जो
नाविक अपनी नाव को किनारे पर रोके रखने के लिए उस लोहे के कांटे को बालू में गाड़ देता है ताकि उसकी नाव नदी में स्वयं अपने आप बहकर न चली जाए। सस्मित गंगा के किनारे मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चांदनी विचरण कर रही है। ऐसे मनोरम और हृदय स्पर्शी प्राकृतिक वातावरण में गंगा के किनारे खड़ी नावों ने पालें चढ़ा ली, अपनी पालें चढ़ा ली और अपने लंगर को उठा लिए, अर्थात एक साथ अनेक नावें गंगा में नौका विहार के लिए गंगा तट से बीच धारा की ओर प्रस्थान कर रही हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। लंगर को उठा लेने के बाद लघु तरणी छोटी नावें हंसनी हंस के समान सुंदर, लंगर को उठा लेने के बाद ये छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंखों को फैलाकर सुंदर हंसिनियों के समान चित्ताकर्षक और मंथर गति से मंद मंद गंगा नदी में तैरने लगती हैं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। रजत चांदनी पुलिन किनारा शुचि पवित्र स्वच्छ। गंगा का जो जल है निश्चल शांत और स्थिर है और वह दर्पण के समान सुशोभित हो रहा है। इस गंगा के जल रूपी दर्पण में रजत पुलिन चांदनी से नहाया हुआ किनारा अपने दुगने आकार में प्रतिभासित होकर प्रतिबिंबित हो रहा है और अत्यंत सुशोभित हो रहा है। गंगा के चांदनी से नहाए हुए इस किनारे की शोभा गंगा के जल में प्रतिबिंबित होकर और अधिक सुशोभित हो रही है। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पंत जी काला काकर राज परिवार के अतिथि थे और उन्हीं के आमंत्रण पर गंगा नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। यह काला काकर का राजभवन भी गंगा नदी के तट पर स्थित है और उसकी भी प्रतिछाया गंगा के जल में प्रतिबिंबित हो रही है। देखिए बच्चों, पंत जी उसकी शोभा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काला काकर का राजभवन गंगा की जल रूपी शैया पर निश्चिंत और शांत भाव से सोया हुआ है तथा उसकी झुकी हुई पलकों और शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों इन पंक्तियों में आप देखते हैं कि पंत जी ने किस प्रकार से काला काकर राज परिवार की वैभव संपन्नता का भी वर्णन किया है। एक बार पुनः देखिए बच्चों, पंत जी नौका विहार के आगे के क्रम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिस समय वह गंगा नदी में नौका विहार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं वह समय चांदनी रात के प्रथम प्रहर का समय है। चांदनी रात के प्रथम प्रहर की बेला है और ऐसी स्थिति में वह शीघ्रता से अपनी नाव को लेकर गंगा नदी में आगे बढ़ जाते हैं। वहां से गंगा का रेतीला तट किस प्रकार से सुशोभित हो रहा है उसका वर्णन करते हुए कविवर पंत कहते हैं कि खुली रेतीली सीपी पर मोती रूपी चंद्रमा की चांदनी मानो विचरण कर रही हो। ऐसे मनोरम वातावरण में गंगा के किनारे खड़ी नावों ने अपनी पालें चढ़ा ली और लंगर उठा लिए। लंगर को उठा लेने के बाद छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान गंगा नदी में मनोरम और मंथर गति से मंद मंद तैरने लगी। गंगा का जल शांत और स्थिर है और दर्पण के समान स्वच्छ सुशोभित हो रहा है। इस गंगा के जल रूपी दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला किनारा दुगने आकार में प्रतिबिंबित हो रहा है।
गंगा के जल में काला काकर के राजभवन की शोभा इस प्रकार से सुशोभित हो रही है जैसे मानो वह राजभवन गंगा की जल रूपी सैया पर निश्चिंत और शांत भाव से सो रहा हो तथा उसकी झुकी हुई पलकों और शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। आइए बच्चों इस अंश के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। पंत जी ने गंगा नदी का मानवीकरण करके उसे तपस्विनी बाला के रूप में प्रस्तुत किया है। गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक वैज्ञानिक एवं मनोरम चित्रण हुआ है। अलंकार, मानवीकरण, उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, भाषा शुद्ध प्रांजल संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, रस श्रृंगार एवं शांत रस, शब्द शक्ति लक्षणा एवं अभिधा तथा गुण माधुर्य एवं प्रसाद। आज जिस अंश का हमने अध्ययन किया बच्चों उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रश्न 1, सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। आइए बच्चों देखते हैं इस अंश के आधार पर आपसे किन किन प्रश्नों की अपेक्षा की गई है। क, उपर्युक्त पंक्तियों के शीर्षक एवं रचयिता का उल्लेख कीजिए। ख, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ग, उपर्युक्त अंशों के आधार पर गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। घ, गंगा नदी के जल रूपी दर्पण में काला काकर का राजभवन किस प्रकार सुशोभित हो रहा है। और अंतिम है बच्चों, उपर्युक्त पद्यांश के आधार पर मानवीकरण अलंकार को स्पष्ट कीजिए। बच्चों आज जिस पाठ शीर्षक का हमने अध्ययन किया उससे हमें क्या प्रेरणा मिली। आप जानते हैं बच्चों की जन्म लेने के कुछ ही घंटे के पश्चात पंत जी की माता का निधन हो गया और ऐसी स्थिति में पंत का जो पालन पोषण है वह पारिवारिक सदस्यों के द्वारा हुआ, लेकिन मां की कमी जो उनके जीवन में रही वह उन्होंने प्रकृति से पूरी की और यही कारण है कि वह एक प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। आज के भौतिकवादी जीवन में मनुष्य का जीवन यंत्रवत होता जा रहा है। भौतिक साधनों की खोज में वह तनाव और अवसाद का शिकार हो रहा है। प्रकृति ही मनुष्य की वह सहचरी हो सकती है जो उसे इस तनाव और अवसाद से मुक्त कर उसके जीवन को आनंदमय बना सकती है और भविष्य के जीवन के लिए ऊर्जावान बना सकती है। एक और बात बच्चों, सुखी और आनंदमय जीवन के लिए प्रकृति का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव जीवन के लिए उपयोगी जो तत्व हैं वह प्रकृति से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।